So today we will discuss standard electrode potential and chemical reactivity of d block elements. अब अगर हम सोल्यूशन में देखें तो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पर डिपेंड करती है. इन सोल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. और इसके साथ ही स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स इन सोल्यूशन. नाउ व्हाट डज इट मीन? मैं जो सेकेंड पॉइंट कहा वो क्या है? दैट इज स्टेबिलिटी of transition metal ions in different oxidation states can be stability of transition metal ions in different oxidation states can be determined on the basis of standard electrode potential. तो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी और किसी मेटल आयन की उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी, मेटल आयंस की उसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्टेबिलिटी है वो हम किसके बेसिस पर बताएंगे? वो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बेसिस पर. तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से हम क्या पता कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी या किसी भी मेटल आयन की उसके उस ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी स्टेबिलिटी है, ये हमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से पता चलता है. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता क्या है? व्हाट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड्स. सो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स such as enthalpy of sublimation or atomization, ionization enthalpy and hydration enthalpy. तो तीन यहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो डिपेंड करती हैं. वो एनर्जी चेंजेस क्या क्या हैं? वो है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, साथ में है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एंथैल्पी. इन चीज़ों पर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है. अब कैसे डिपेंड करता है? लेट्स सी. सपोज वी हैव अ मेटल M इन सॉलिड स्टेट. तो अगर हमें कंपाउंड या आयन बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो सॉलिड स्टेट में मेटल है ये गैस स्टेट में चेंज होता है, या अगर वो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में है तो वो एटम्स में ब्रेक होगा. ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? मेटल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट और द मेटल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इट्स एटम. और यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. सब्लिमेशन जब हम सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे होते हैं, और एटोमाइजेशन जब हम क्रिस्टल लेटिस में से एटम को अलग करते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जो हमारी एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो है डेल्टा SUBH. ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो सकती है या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो सकती है. सो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन or enthalpy of atomization. So this is first step and it involves enthalpy of sublimation और enthalpy of atomization. मतलब हमने solid state गैस state में convert करते हैं और हम atoms को अलग कर लेते हैं. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये जो मेटल गैस स्टेट में आ गया है, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये आयन बना लेगा गैस स्टेट में ही. तो यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा और एक आयन बना लिया यहाँ पर M+. यहाँ पे जो एनर्जी हमारी यूज़ हुई वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन एंथैल्पी. द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स ionization enthalpy.
द सेकेंड स्टेप्स इन्वॉल्व आयनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो गैसियस स्टेट में आयन बना था ये सॉल्यूशन में चला गया और ये गैसियस स्टेट वाला आयन जो है वो अब एक्वस आयन हो गया। ठीक है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। दिस इज द थर्ड स्टेप एंड दिस इन्वॉल्व्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लास्ट स्टेप में जो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये 3 स्टेप लगे हमें कंपाउंड या आयन जो है उसको सॉल्यूशन में बनाने में। तो पहले स्टेप में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन इन्वॉल्व है, सेकेंड स्टेप में आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड में हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड दीज आर दी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व व्हेन वी चेंज अ मेटल फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू दी आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इन्हीं तीनों चीज़ों पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू जो डिपेंड करती है। अब अगर हम ये पूरे प्रोसेस को मैं एक सिंगल स्टेप में लिखूँ तो हमारा स्टेप होगा कि मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट से चेंज हो गया एक्वस आयन में। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए जो टोटल एनर्जी चेंज है दैट इज डेल्टा टी एच, टोटल एनर्जी चेंज फॉर दिस प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा एस यू बी एच दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एटोमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इन तीनों स्टेप्स की एंथैल्पीज़ का अगर हम सम कर देंगे तो ये जो हमारा प्रोसेस हुआ है इसकी टोटल एनर्जी चेंज जो हुई है वो आ जाएगी। एंड दिस टोटल एनर्जी चेंज जो हुआ है हमारा, इसी के ऊपर हमारी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। सो द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड ऑन दिस टोटल एनर्जी चेंज विच इज़ अकरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो ये जो टोटल एनर्जी चेंज हुआ है उसकी जो वैल्यू है दिस करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक, तो हमने क्या करा है, हमने मेटल को सॉलिड स्टेट में से एक्वस आयन में चेंज किया है विच इन्वॉल्व्स दी 3 स्टेप्स। अगर इन 3 स्टेप्स को हम एक ही प्रोसेस में लिख दें तो जो टोटल एनर्जी चेंज होगा दैट इज़ दी सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज। ठीक है, ये लॉ है हमने पढ़ा है दैट इज़ हेज लॉ ऑफ समेशन वाला। तो यहाँ पर तीनों स्टेप की एनर्जी जो है उनको हम ऐड कर देंगे तो ये जो सिंगल स्टेप हमने लिखा है उसकी टोटल एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो इसी टोटल एनर्जी पर डिपेंड करता है। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन दिस अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी। और अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है और आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये हमें सप्लाई करनी पड़ती है। दीज आर दी एंथैल्पीज़ और एनर्जी चेंजेस विच इज़ रिक्वायर्ड, सो वी हैव टू सप्लाई दीज एनर्जीज़। और हाइड्रेशन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज़ होती है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला नेगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है जनरली, और यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है तो ये पॉजिटिव होता है। कोई भी प्रोसेस या कोई भी आयन जो है हमारा तभी स्टेबल होगा जब हमारा ये जो फर्स्ट 2 एनर्जीज़ हैं इनकी वैल्यू कम हो और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो, देन ओनली द आयन और द कंपाउंड इज स्टेबल। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट 2 दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जो है लास्ट वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड से जब ज़्यादा होगी तो ही हमारा जो है आयन या कंपाउंड स्टेबल होगा। और ये सारी चीज़ें किसके टर्म्स में हमें मिलेंगी, टोटल एनर्जी के टर्म्स में। और टोटल एनर्जी किसको करस्पॉन्ड कर रही है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को। तो इनडायरेक्टली जो है हम क्या करेंगे, हमें जो स्टेबिलिटी है वो किसके टर्म्स में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के टर्म्स में। तो मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, क्या सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें सप्लाई करनी पड़ती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ द एंथैल्पी या एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड हमेशा कम होनी चाहिए और एनर्जी रिलीज ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल होगा। ये हमें किसके टर्म्स में पता चलेगा, टोटल एनर्जी के टर्म्स में पता चलेगा। और टोटल एनर्जी टर्म्स से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो हमें स्टेबिलिटी इनडायरेक्टली कहाँ से पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से। सो स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन और अ कंपाउंड इन सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. Now we have a very important statement here which will help us to determine the stability of oxidation state or the stability of a compound, and that is lower electrode potential, that is more negative electrode potential means more stable oxidation state or compound. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट या कंपाउंड जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट
और ये हमें जो है अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी या जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा हमारा कंपाउंड जो है वो या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगा. So lower electrode potential, that is more negative electrode potential, means more stable oxidation state or compound. Now we will see some trends in M2 plus upon M standard electrode potentials. मतलब electrode potential values when M2 plus changes into M. नाउ अब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं एंड देर इज़ नो कॉमन ट्रेंड फॉर दिस. बहुत ज़्यादा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है. देर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड इन ई नॉट वैल्यूज़ फॉर M2 प्लस बाई M, है ना. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रेगुलर हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं है. वाई, क्यों हमारे पास रेगुलर ट्रेंड नहीं है? अभी हमने देखा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पीज़ पे डिपेंड करती है. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ और सब्लिमेशन एंथैल्पीज़ का खुद का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है. ठीक है, तो कभी डिक्रीज़ होती हैं, कभी इंक्रीज़ होती हैं. तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है उनका खुद का ट्रेंड जो है वो रेगुलर नहीं है और इसीलिए ई नॉट की वैल्यूज़ जो हैं उनका भी कोई ख़ास रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है. So there is no regular trend. Why there is no regular trend? Because ionization enthalpy and enthalpy of sublimation do not show any regular trend. It do not show any regular trend. ठीक है. एक थोड़ा बहुत जो हमारे पास देते हम 3D सीरीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं. वही हमारी पहली सबसे कॉमन सीरीज़ है. तो 3D सीरीज़ दैट इज़ स्कैंडियम वाली सीरीज़ जो स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पर जाकर ख़त्म होती है. तो इसमें जो एक ट्रेंड हमें थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व करने को मिलता है वो ये है कि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो हैं दे बिकम लेस नेगेटिव, है ना. दे आर बिकमिंग लेस नेगेटिव फॉर विच दिस. ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है. लेस नेगेटिव होने का मतलब है कि जो आयन बनेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, है ना. लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मीन्स मोर स्टेबिलिटी. जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो साइज़ छोटी होती जाती है और साइज़ छोटी होने की वजह से दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, हमें पता था कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी. तो ये +2 वाले के लिए जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है ये कम होती जा रही है, कम नेगेटिव होती जा रही है. कम नेगेटिव होने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल हो गई. क्यों कम स्टेबल होगी? क्योंकि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करते हैं तो साइज़ छोटी होती जाती है और साइज़ छोटी होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती जाती है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बढ़ने की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम नेगेटिव हो जाती है. ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ओवरऑल एंथैल्पी चेंज हमारा बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. तो ई नॉट की वैल्यू कम नेगेटिव हो जाती है व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक इन 3D सीरीज़. ठीक है, अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ यहाँ पर, हम थोड़ा सा अगर लिखने की कोशिश करें तो स्कैंडियम की तो नहीं लिखूँगी क्योंकि स्कैंडियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनाता है. तो अगर हम यहाँ पे लिखें थोड़ा सा, तो ये टाइटेनियम है, इसके लिए वैल्यू -1.63 है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की. फिर हमारे पास जो है वैनेडियम आता है, इसकी वैल्यू -1.18 है. फिर आता है क्रोमियम, इसके लिए -0.90 है. फिर आता है मैंगनीज, इसके लिए -1.18 है. फिर आता है आयरन, इसके लिए वैल्यू -0.44 है.
फिर आता है कोबाल्ट, इसके लिए वैल्यू है -0.28। फिर आता है निकल 0.25 माइनस, फिर आती है कॉपर +0.34 प्लस, और फिर आता है जिंक, है ना। तो अभी मैंने क्या कहा, अभी हमने कहा कि जब हम मूव करते हैं सीरीज़ में तो इट बिकम्स लेस नेगेटिव, फाइन। टाइटेनियम से वेनाडियम में आए तो 0.16 से 0.118 हो गया, तो लेस नेगेटिव हो गया, कम हो गया नेगेटिव। फिर वेनाडियम से क्रोमियम में आए तो -1.18 से -0.90, यानी इट अगेन बिकम लेस नेगेटिव। पर यहाँ जब हम क्रोमियम से मैग्नीशियम में आते हैं तो वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव हो जाती है। क्रोमियम के लिए -0.90 है और मैंगनीज़ के लिए -1.18 है। तो मैंगनीज़ की वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव है। मैंगनीज़ के लिए वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब एक्सपेक्टेशन जो है उससे ज़्यादा स्टेबल है उसका आयन, ठीक है। मैंगनीज़ का आयन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। फिर नॉर्मल ट्रेंड, आयरन की कम नेगेटिव हो गई। फिर कोबाल्ट पे आयरन की -0.44 है, फिर कोबाल्ट पे आए तो और कम नेगेटिव हो गई। आयरन की -0.44 थी, कोबाल्ट की -0.28 हो गई। निकल पे आए तो और कम हो गई, -0.25। कॉपर हेयर इज़ एक्सेप्शन, उसकी तो पॉजिटिव ही हो गई, उसकी वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हो गई। तो पूरी 3D सीरीज़ में कॉपर हैज़ द पॉजिटिव वैल्यू, कॉपर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों है भाई। इसके बाद देखते हैं जिंक पे आए, है ना, तो -0.25 थी तो कम होनी चाहिए ना, तो जिंक की मोर नेगेटिव हो गई, तो जिंक इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन। तो 3 एक्सेप्शंस मिलते हैं हमें यहाँ पे, थोड़ा सा निकल भी है ना, बहुत डिफरेंस नहीं आता वैल्यूज़ में। तो मैंगनीज़ और जिंक की एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव है उनकी वैल्यूज़, और कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है 3D सीरीज़ में। क्यों है ऐसा, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज कि वैल्यू ऑफ E0 for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from जनरल ट्रेंड। तो जैसा कि जनरल ट्रेंड है वैल्यू कम नेगेटिव होती जा रही है, तो उसके हिसाब से इनकी वैल्यू कम नेगेटिव होनी चाहिए, पर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब क्रोमियम से मैंगनीज़ पे आते हैं तो वैल्यू कम नेगेटिव होनी चाहिए थी, डिक्रीज़ कर जानी चाहिए थी, पर -0.90 से बढ़ के ये -1.18 हो गई, तो डिक्रीज़ करने की जगह, कम नेगेटिव होने की जगह ज़्यादा नेगेटिव हो गई। सेम चीज़ जिंक में भी हुई, कम नेगेटिव होनी चाहिए थी -0.25 से, और कम होना चाहिए था इसको, तो ये बढ़ गई -0.76। तो निकल की वैल्यू क्या, जिंक की वैल्यू क्या हुई, मोर नेगेटिव हो गई। तो ये जो मैंगनीज़, निकल और जिंक है, इनकी वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा नेगेटिव है। क्यों है ऐसा, वाई इट इज़ सो। और एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब है कि इनका जो +2 आयन बन रहा है, हम +2 में ट्रेंड देख रहे हैं, मोर नेगेटिव होने का मतलब है कि इनके जो +2 आयन हैं वो जो जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं इनके +2 आयन्स, ये देखते हैं हम, ठीक है। सो वाई देयर वैल्यूज़ आर मोर नेगेटिव और वाई देयर +2 आयन्स आर मोर स्टेबल, लेट्स सी। अब अगर हम ये देखें तो इट इज़ ड्यू टू, अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, Mn+2 क्या कन्फिग्रेशन होगी, 3d5, है ना। Mn की क्या होती है, 3d5 4s2, तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d5 बचा। इसी तरह जिंक Zn+2 क्या कन्फिग्रेशन होगी, 3d10, है ना। जिंक की क्या होती है, 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d10 बचा। तो अब ये जो है, एक हमारा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और एक हमारा फुल्ली फिल्ड है, ठीक। तो दीज आयन्स आर मोर स्टेबल, वाई, ड्यू टू greater stability of half filled d subshell in Mn+2 and completely filled d subshell in Zn+2।
ठीक। तो जिंक और मैग्नीशियम की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब उसके आयन ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों ज़्यादा स्टेबल हैं उसके आयन? क्योंकि एक में वो हाफ फिल्ड हो जा रहा है और एक में वो फुल्ली फिल्ड हो जा रहा है। तो आयन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से उनकी जो ई नॉट की वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव है। निकल में क्या हो रहा है? निकल का क्या है मामला? एक्सेप्शनल बिहेवियर of nickel towards E naught value is due to high negative enthalpy of hydration। तो निकल के केस में क्या है कि उसकी साइज़ छोटी होने की वजह से उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी बढ़ी हुई आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको वो बैलेंस कर देता है, और इसीलिए उसका +2 आयन जो है वो स्टेबल हो जाता है, और इसीलिए उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। सो जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, देयरफॉर निकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जो हमारा जनरल ट्रेंड है ई नॉट वैल्यूज़ का, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? एक्सेप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं मैंगनीज़ में, निकल में, और हमें मिल रहा है जिंक में एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। और क्यों ये एक्सेप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं? इनका तो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से और इसका हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। एक और है कॉपर। कॉपर का क्या है कि सबका नेगेटिव है, कॉपर का पॉजिटिव है ई नॉट का वैल्यू। पॉजिटिव ई नॉट का वैल्यू होने का मतलब है कि कॉपर का आयन जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आयन या कंपाउंड स्टेबल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन आता है कि दी ई नॉट M2+/M value for copper is positive, it is plus 0.34 V. What is the reason for this? What is the reason for this? और क्या क्वेश्चन हो सकता है? The question can be कि copper have positive value for E naught. Why? ठीक, क्यों पॉजिटिव है उसकी ई नॉट की वैल्यू? तो इसका रीज़न क्या है भाई? इसका रीज़न ये है कि कॉपर जो है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी नहीं है। कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत हाई हैं। पहले क्यों देख लें, यहाँ पे लिख लें अगर, तो कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3D10 4s1 +2 बनाने का मतलब है कि वी हैव टू चेंज इट टू 3D9, जो कि बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। ठीक है। और क्योंकि 3D9 उतनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है और 3D9 के लिए हमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, इसलिए कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और इतनी ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको बैलेंस नहीं कर पाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो हमें देनी है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या है कि क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है दूसरा वाला वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से निकालना है, इसलिए कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बैलेंस नहीं कर पाती, और इसलिए कॉपर की ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। सो क्या इसका आंसर होगा? दी हाई एनर्जी टू transform copper to copper ion is not balanced by its hydration enthalpy. Okay, or we can write it as, और क्या लिख सकते हैं हम?
और क्या होगा, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज सम ऑफ enthalpies of sublimation and ionization is not balanced by hydration enthalpy. ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसी पॉजिटिव वैल्यू की वजह से कॉपर जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता है. ठीक है, हाइड्रोजन गैस वही मेटल्स रिलीज़ करते हैं जिनके लिए ई नॉट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है. जिनकी पॉजिटिव होती है वो नहीं कर पाते हैं, और इसी पॉजिटिव वैल्यू की वजह से कॉपर जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता है. तो इसी पॉजिटिव वैल्यू की वजह से दिस इज़ वाई इट does not liberate H2 gas from acids. It reacts only with oxidizing acids, that is HNO3 and H2SO4, which are themselves reduced. तो इसी पॉजिटिव वैल्यू की वजह से कॉपर जो है वो एसिड्स के साथ रिलीज़ करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता है, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता है. ट्रेंड्स इन M3+/2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, तो फटाफट से कुछ वैल्यूज़ और उनके जो हैं क्या रीज़न है वो देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ वी हैव लो वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर स्कैंडियम 3+ टू स्कैंडियम 2+. मतलब स्कैंडियम 3+ अगर स्कैंडियम 2+ में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस के लिए ई नॉट की वैल्यू बहुत कम है. ऑफकोर्स कम होगी, कम होने का मतलब है कि स्कैंडियम 3+ 2+ में चेंज नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा. स्कैंडियम 3+ 2+ में क्यों चेंज होगा, स्कैंडियम 3+ की जो कन्फिग्रेशन है वो है ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन. तो स्कैंडियम 3+ हैज़ वेरी स्टेबल noble gas configuration. तो if it has very stable noble gas configuration, why it will change to Sc2+? तो +3 +2 में चेंज नहीं होगा, और इसलिए इस प्रोसेस के लिए ई नॉट की वैल्यू जो है वो बहुत लो होती है. सेकेंड, हाई वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर Mn3+ टू Mn+2. मतलब Mn जो है मैंगनीज +3 से +2 में बहुत ईजिली चेंज हो जाएगा. ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि Mn+2 उसकी कन्फिग्रेशन है 3d5, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, है ना. तो यहाँ पे कौन स्टेबल है, यहाँ पे +2 स्टेबल है, और क्योंकि +2 स्टेबल है इसलिए +3 ईजिली +2 में कन्वर्ट होगा, और इसलिए ई नॉट की वैल्यू इस प्रोसेस के लिए हाई होगी. थर्ड, लो वैल्यू ऑफ ई नॉट Fe3+ टू Fe2+. ठीक, लो वैल्यू का मतलब है कि Fe3+ Fe+2 में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. क्यों, क्योंकि Fe3+ की कन्फिग्रेशन है 3d5 विच इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड. So if it is exactly half filled and it is stable, why it will change to +2? It will not change, and therefore this process has low value of E naught. Similarly, high value, in fact highest value for Zn3+ to Zn2+. हाईएस्ट वैल्यू का मतलब है कि Zn+3 बहुत ईजिली Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑफकोर्स कन्वर्ट हो जाएगा. Zn2+ की कन्फिग्रेशन है 3d10 विच इज़ फुल्ली फिल्ड एंड विच इज़ वेरी स्टेबल. इफ़ इट इज़ स्टेबल तो Zn3+ Zn2+ में बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा, और इसीलिए ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर हाई होती है. ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंड हो गए.
नाउ वी हैव सम क्वेश्चन. एक हमारे पास क्वेश्चन है. अब हमने देखा कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं, जिसमें कुछ स्मॉल होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कुछ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं. जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ये हमेशा फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं. ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है कि कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विथ फ्लोरीन and oxygen exhibit highest oxidation state. Why? मतलब मेटल्स जो हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों शो करते हैं. तो ये हम पहले भी एक बार मुझे लगता है डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इनकी साइज छोटी है एंड दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, सो दे कैन ऑक्सीडाइज देम टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो दिस इज बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर स्मॉल इन साइज and are most electronegative elements. इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आता है ये कि दोनों के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होती हैं, पर ऑक्सीजन की एबिलिटी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाने की और फ्लोरीन से ज़्यादा है. सो द एबिलिटी of oxygen to stabilize the high oxidation state exceeds that of फ्लोरीन. मतलब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करा सकता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन. ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑक्सीजन एक बार में 2 बॉन्ड बनाएगा और फ्लोरीन एक बार में एक ही बॉन्ड बनाता है. तो इट इज़ ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है इसलिए वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्लोरीन से के कंपैरिजन में ज़्यादा इजीली एग्जिबिट करा सकता है. फ्लोरीन एक बार में एक ऑक्सीडेशन स्टेट देगा ना, एक बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन एक बार में 2 बना देगा बॉन्ड. ठीक है, तो डबल हो गया जस्ट. तो ऑक्सीजन हैज़ ग्रेटर एबिलिटी. तो अगर फ्लोरीन +1 शो कराएगा तो उसी टाइम पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड शो करा के +2 करा देगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड्स बना सकता है. सो व्हाई इट इज़ सो? Solution is, it is due to ability of oxygen to form multiple bonds to metal. ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास which is very important है ना. So we have one more question. That is, the question is Cu2 plus is more stable than Cu plus in aqueous solutions. Cu2 plus is more stable than Cu plus in aqueous solution. Cu2 plus जो है वो Cu plus से ज़्यादा स्टेबल होता है. क्यों? जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए. अगर हम एक बार साइड में यहाँ पे लिख लें तो कॉपर है 3D10 4s1, Cu plus है 3D10, Cu2 plus है 3D9. तो अगर कन्फिग्रेशन देखें तो इस हिसाब से +1 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड है. ठीक है, पर ऐसा हो नहीं पाता है. यही क्वेश्चन और किस तरह से आता है? और क्वेश्चन ये लिखा रहता है कि मैनी कॉपर 1 कंपाउंड्स, 1 मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन aqueous solution and undergo
प्रोपर्शनेशन y, ठीक है। तो +1 वाले अनस्टेबल होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट करके +2 में चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा 2Cu+ चेंजेस टू Cu2+, क्यों ऐसा होता है? +1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से तो +1 वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशंस में। ऐसा क्यों होता है? सो द आंसर इज़ +2 वाले की साइज़ छोटी होती है और इसलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, जो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को कॉम्पनसेट कर देती है। हमें पहले ही अभी देखा था कि कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है ना, तो +2 वाला जो है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी को कॉम्पनसेट कर देता है, इसलिए +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इट इज़ ड्यू टू मच मोर नेगेटिव hydration enthalpy of Cu2+ then Cu+, which is more than compensates for second ionization enthalpy of copper.